नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बहुमत जो है वो साबित कर दिया है। विधानसभा में एकनाथ शिंदे को बहुमत मिला है। शिंदे के समर्थन में पूरे 164 वोट मिले हैं और 5 विधायक देर से पहुंचे, लेकिन 5 विधायक जब देर से पहुंचे तो देरी की वजह से वो वोट नहीं डाल पाए। तो विधानसभा में एकनाथ शिंदे को बहुमत मिला है। लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर जो था वो चल रहा था और कल शाम तमाम जो बागी विधायक थे वो पहुंचे मुंबई और उसके बाद आज जब यहां पर पहुंचे तो 5 विधायक हालांकि अभी भी ऐसे रह गए जो देरी की वजह से वोटिंग जो थी नहीं कर पाए और मतलब ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता था। आइए सीधा विधानसभा का रुख करते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माझ्या समोर त्यावेळी नाव आलं ते शिंदे साहेब आणि रवींद्र चव्हाण यांचं आणि यांना मी तात्काळ सांगितलं की तुम्ही जा। त्या दिवशी माननीय उद्धवजींचा वाढदिवस होता, पण मी त्यांना सांगितलं मी उद्धवजींशी बोलतो, तुम्ही सगळे कार्यक्रम सोडून त्या ठिकाणी जा। आणि शिंदे साहेब रवींद्र चव्हाण त्या ठिकाणी पोहोचले। अगदी बोटीमध्ये साप घुसत असताना देखील त्या बोटीतनं प्रवास करून त्या ठिकाणचे जे प्रवासी आहेत त्या प्रवाशांना बाहेर काढलं। काही पत्रकार देखील त्या ठिकाणी अडकलेले होते। त्या पत्रकारांनी प्रत्यक्ष ही सगळी घटना बघितली आणि त्यांनी देखील नमूद केली की ज्यावेळी अनेक प्रशासनातले लोक देखील हिम्मत करू शकत नव्हते, अशा वेळी या लोकांना पुरातनं बाहेर काढण्याचं काम हे शिंदे साहेबांनी केलं। कोल्हापूरच्या पुराच्या वेळेस देखील मोठ्या प्रमाणात स्वतः जीवनावश्यक वस्तू प्रोक्युअर करून त्या कशा आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील हा प्रयत्न त्यांनी केला। रोज आजही नित्यनेमाने 400-500 लोकांना ते भेटतात। शिंदे साहेबांना मी एकच गोष्ट या निमित्ताने सांगितली की मुख्यमंत्री तुम्ही आहात, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थोडी वेळ पाळली पाहिजे आणि ती याकरता सांगितलं की पब्लिकचा माणूस आहे, पब्लिक दिसली की रमतात। त्यामुळे लोकांनी घेरलं की त्यांचे सगळे समस्या सोडवल्याशिवाय ते काही बाहेर पडत नाही। त्यांना सांगितलं आता थोडं स्ट्रक्चर्ड करा आणि मला असं वाटतं की त्यांनी ती सुरुवातही केली आणि मला विश्वास आहे की आता येत्या काळामध्ये एक अतिशय यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून ते काम करतीलच। पण यातलं महत्त्वाचं आहे, कोणाच्या घरचा छोट्यातला छोटा कार्यक्रम असेल तर दिवसभरात वेळ काढून तिथे जायचं। अगदी सकाळी 4-4 वाजता त्यांच्या घरचं सगळं संपलं असलं तरी त्यांना उठवून बाबा तुम्ही काल निमंत्रण दिलं होतं, आज मी पोहोचलो, अशा प्रकारे पण त्यांना देखील आनंद आहे। आणि मला असं वाटतं की कमी बोलायचं आणि काम अधिक करायचं। अनेक वेळा शांत चित्ताने ते बसले असतात, प्रचंड पेशन्स त्यांच्यामध्ये आहे आणि हा जो सगळा पेशन्स आहे याच्यामुळेच मला असं वाटतं की हा संपूर्ण आज जो काही त्यांची ही जडणघडण आहे ती त्यातनंच या ठिकाणी झाली आहे। खरं तर साताऱ्याचा त्यांचा जन्म आहे आणि ठाण्यामध्ये त्यांची कर्मभूमी आहे, पण त्याच्या वैयक्तिक जीवनात देखील और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पीयूष भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आशिफ आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज आपने हमने सब ने देखा जो कयास पिछले काफी दिनों से लग रहे थे, यानी कि तस्वीर तो पूरी तरह से साफ थी, लेकिन आज जो अगर जरा कुछ अछूता भी रहा था वो भी तस्वीर क्लियर हो गई। पूरे 164 वोट जो है वो शिंदे को समर्थन में मिले हैं। ऐसे में अब समझ लिया जाए कि एक शिंदे की सेना और दूसरे उद्धव की सेना, क्या अब तकरार और ज्यादा होगी आपस में? कैसे हम ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि बिना उद्धव सरकार की शिवसेना आगे बढ़ सकती है? कैसे ये कल्पना की जाए? क्या शिंदे आगे भी कामयाब हो पाएंगे सरकार चलाने में? देखिए निदा, एक बात समझिए, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो घर के बाहर, आप कह सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की हार हुई है और शिवसेना के लीडर शिंदे ने जो जीता है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। रणनीति की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से लगातार उन लोगों ने रणनीति बनाई और जिस तरीके से रणनीति को कामयाब किया वो बहुत काबिल तारीफ है। संजय राउत जो कल तक चाणक्य की भूमिका में थे वो आज सबसे बड़े विलेन बन गए हैं। सबने यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसके सबसे बड़े वजह जो है वो संजय राउत है।
संजय राउत की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, इसलिए वो नाराज थे। बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति का काम किया है। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा होगा कि जो बीजेपी जीती हुई बाजी को भी दूसरे के खाते में दर्ज करा दी, क्योंकि बीजेपी चाहती तो फडणवीस मुख्यमंत्री होते, शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते थे, तमाम चीजें अपने मर्जी से होती, लेकिन नहीं, क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे उप मुख्यमंत्री होते हुए जो उनकी आकांक्षाएं हैं, आप सोच सकती हैं कि जिस पार्टी में उतने साल तक रहे, उन आकांक्षाओं को अपनी पूर्ति नहीं होने की वजह से उन्होंने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, ठाकरे परिवार का साथ छोड़ दिया, तो कल ऐसा समय आता तो वो बीजेपी का साथ भी छोड़ देते। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा खेल किया और उनको ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री होंगे तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनेगी वो सरकार भी चला और तमाम चीजें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले कर देंगे आप तो वहां चोरी नहीं होगी। तो ठीक उसी तर्ज पे मतलब मान लिया जाए आसिफ, आपके कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए बीजेपी को डर था कि अगर जब वो शिवसेना के नहीं हो सकते तो फिर बीजेपी के साथ भी वो कैसे ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं, इसे डर समझा जाए। क्योंकि आखिरी वक्त तक हमने सबने देखा कि जिस दिन शपथ हुई उस वक्त तक शाम तक 4 बजे तक खबरें ही आई कि देवेंद्र फडणवीस, यहाँ तक कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी सब कुछ देवेंद्र फडणवीस का ही ट्वीट किया जा रहा था। लेकिन अचानक से हवा ऐसी बदलती है कि खुद जेपी नड्डा साहब सामने आते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो उप मुख्यमंत्री का पद संभालें। मान लिया जाए कि सब कुछ दबाव के चलते फैसला है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए साफ तौर पे है, पहली बार भी जब सरकार बनी थी तो भी दबाव का असर था, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि जब बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जीत कर आए भी थे, बहुमत का भी आंकड़ा उनके फेवर का था। क्योंकि जो आज जो हुआ है, अगर आप सोचिए जरा कि अगर आज उप मुख्यमंत्री पर अगर यही मुख्यमंत्री जो शिंदे को बीजेपी मानी, अगर यही उद्धव ठाकरे को मान ली होती तो आज ये 2.5 साल तक भी सरकार से बाहर नहीं रहना पड़ता। तो बीजेपी ये जानती थी कि वो गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी है, क्योंकि अगर पिछली बार आप याद कीजिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की यही डिमांड थी, तमाम जो उनके शिव सैनिक विधायक थे उनकी यही डिमांड थी, संजय राउत का यही डिमांड था कि उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी उस पर तैयार नहीं थी और बीजेपी तैयार नहीं हुई, इसलिए महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ जिसमें शरद पवार रचयिता थे और उन्होंने रचा और उसके बाद वहां पे नई सरकार का गठन कर दिया गया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन देखिए 2.5 साल के बाद बीजेपी चाहती तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती, लेकिन फिर बात वही होता कि आखिर शिवसैनिक कैसे मान जाते कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार है। इसलिए बीजेपी ये जानती थी कि अगर फिर दोबारा गलती करेंगे तो 2.5 साल फिर सरकार से बाहर चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाइए, सरकार खुद से चलाइए, तमाम जो डिसीजन होंगे वो उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लेंगे। उसके अलावा जो मंत्रिमंडल का भी ढांचा बनेगा उसमें ज़्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे, शिवसेना के जो खासतौर पर इस वक्त शिंदे की शिवसेना है उसके मंत्री कम होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने कहा कि क्या ये लड़ाई अब बदस्तूर जारी रहेगी, तो बिल्कुल जारी रहेगी। बल्कि आप अब ये कह सकती हैं कि जो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की है वो अब सड़कों पे उतरेगी और अपना विरोध भी दर्ज करेगी, क्योंकि बार-बार उद्धव ठाकरे के ठीक है आसिफ, अब जो मौजूदा हालात हैं महाराष्ट्र की सियासत में, जो मौजूदा हालात है, ऐसे में अब आगे अगर हम शिवसेना के भविष्य की बात करें तो शिवसेना का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए शिवसेना एक ऐसी पार्टी, या देखिए पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी एक बात याद रखिएगा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है, राजनीति में हर वक्त संभावनाएं होती हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल है नारायण राणे, उसी महाराष्ट्र के नारायण राणे। जब वो जब मुख्यमंत्री हुए फिर दोबारा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में वो हाशिए पर थे, फिर उन्हें केंद्र मंत्री बनाया गया। उसी तरीके से अगर आप बिहार की राजनीति की बात कर लें तो लालू यादव को 2014 में सबने समझा कि ये खत्म हो गए, लेकिन 2015 में फिर उन्होंने सरकार बना ली नीतीश कुमार के साथ। इसलिए साफ तौर पे ये कह सकती है कि राजनीति में कब कौन खत्म हो जाए और कब कौन आगे आ जाए कभी नहीं कह सकती। 2.5 साल पहले तक, बल्कि 1 महीने पहले तक किसी को ये नहीं मालूम था कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री दोबारा हो सकते हैं, किसी को ये नहीं मालूम था। बल्कि शपथ से 2 दिन पहले तक ये भी नहीं मालूम था कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो इसलिए ये साफ तौर पे कह सकती हैं कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। 6 महीने का वक्त शरद पवार ने दिया है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो मौसम वैज्ञानिक के तौर पे कुख्यात प्रख्यात सुख्यात रामविलास पासवान ने यह कहा था कि यह सरकार 2.5 साल चलेगी, और ठीक वही हुआ। 2.5 साल के अंदर ही नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ा और वो बीजेपी के साथ चले गए। तो आज शरद पवार का भी जो दर्जा है महाराष्ट्र में वो चाणक्य के तौर पर है। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है शिवसेना के लिए भी, जो शिवसेना शिंदे गुट की है, और बीजेपी के लिए भी कि वो सरकार आगे चलाएं।
बिल्कुल ठीक है। आशिफ, आपके शायद गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं और जब तक मैं पीयूष से कुछ सवाल जवाब कर लेती हूँ। पीयूष, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर को कवर किया और आपने महाराष्ट्र की सियासत को बहुत गहराई से समझा, सब कुछ आपने हर अपडेट पहुंचाई, ऐसे में आपको नहीं लगता कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, अगर उस वक्त उद्धव सरकार मान लेती इस चीज को तो शायद आज फायदे में रहती और कहीं ना कहीं शिंदे साहब को मौके पर चौका लगाने का मौका भी नहीं मिलता? अगर उद्धव ठाकरे इस फार्मूले को मान लेते तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे दोनों फायदे में रहते। अब क्या है कि 2.5 साल तो बीत चुका है, लेकिन अब आगे का 2.5 साल जो है वो विपक्ष की भूमिका में उद्धव रहेंगे या किस भूमिका में रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिवसेना के नेता के तौर पे शिंदे को स्पीकर ने चुन लिया है, तो निश्चित तौर पर शिवसेना तो विपक्ष में नहीं है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होगी ये बड़ा सवाल है निदा। बिल्कुल, लेकिन क्या ये कल्पना की जा सकती है, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र की सियासत पे हम अगर पिछली बार की भी देखें, नजर डालें अब तक की पूरी सियासत पे, तो ठाकरे परिवार ही ऐसा है जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती है। लेकिन ऐसे में बिना ठाकरे के शिवसेना के कल्पना करना आगे राजनीति में कितना सही रहेगा, या फिर वाकई में अब शिंदे साहब ने अपना आप को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि उनसे बड़ा लीडर अब कोई शिवसेना में नजर नहीं आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना में जो पड़ी फूट है उसका फायदा शिंदे ने भी उठाया है, भाजपा ने भी उठाया है। और शिवसेना में फूट की वजह क्या थी ये शिवसेना को जानना होगा। क्या उसके जो सहयोगी थे, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उनके साथ उसका जाना, क्योंकि दोनों की विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा एकदम अलग थी और अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज किया शिवसेना ने सत्ता के लिए। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पे बैठने के बाद भी शिवसेना के ही विधायक क्यों नाराज रहे उद्धव ठाकरे से, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को उद्धव ठाकरे को बहुत गहराई से समझना होगा। अगर वापस वो शिवसेना को उसी मुकाम पे अपना प्रभुत्व चाहते हैं तो अब उन्हें ग्राउंड जीरो पर, जिसकी शुरुआत तो उन्होंने की है, लेकिन वो कितनी आगे बढ़ पाती है ये सवाल है, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे खुद कशमकश में है और शिवसेना के तमाम सैनिक भी इस कशमकश में है कि कौन सी शिवसेना असली है, क्या शिंदे शिवसेना के नेता हैं या फिर उद्धव ठाकरे। तमाम ऐसे अभी महाराष्ट्र की राजनीति में कई ऐसे सवाल हैं जो घूम रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। पीयूष, ऐसे में एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो कार्यकर्ताओं का होता है, वो वहां की जनता का होता है कि जिसे वो चुनती है उसे ही वो आगे पहुंचाती है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता से ही तमाम विधायक होते हैं, बल्कि विधायकों से जनता नहीं होती है। लेकिन ऐसे में जो आम कार्यकर्ता है, जो लगातार शिवसेना के समर्थक बताए जाते हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता अपने आपको कहते हैं, उनके सामने कितनी बड़ी दुविधा रहेगी? क्या अब शिंदे गुट जो है वो समझाने में कामयाब हो पाएगा कि असली शिवसेना हम ही है, या फिर उद्धव ठाकरे उन तमाम चुनौतियों को पार कर पाएंगे जिससे तमाम जो लोग उनसे बागी हुए फिर से एक बार उनकी तरफ रुख करें? कितनी बड़ी चुनौती अब खुद उद्धव ठाकरे के सामने? अगर निदा आप महाराष्ट्र की सड़कों पे जाएं, अगर आप मुंबई की सड़कों पे जाएं, एक तरफ मैं मातोश्री के बाहर जब खड़ा था तो वहां पर जो माहौल था वो माहौल था कि उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी तरफ जब मैं थाने में पहुंचा, जो कि शिंदे का इलाका कहा जाता था, वहां पर भी शिव सैनिक खड़े थे और उनका कहना था शिंदे ही अंगार है, बाकी सब भंगार है। मतलब शिव सैनिक ही आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। एक शिव सैनिक दूसरे शिव सैनिक का विरोध करता नजर आ रहा है। पीयूष, एक चीज और यहाँ पे आपसे समझनी बेहद जरूरी हो जाती है कि अब अंदर खाने जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये सब कुछ आ रहा है कि जितनी तेजी से सब कुछ हुआ, जितनी तेजी के साथ पूरा सियासी समीकरण जो था महाराष्ट्र का बदला, उसमें कहीं ना कहीं कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अचानक से आपका फेसबुक लाइव आ जाना, अचानक से अपने इस्तीफे का ऐलान कर देना, इतना सब कुछ ये आसान था क्या, या फिर पहले से ये हार हमें तय दिख रही थी, या फिर अंदर खाने इसके पीछे भी कुछ और चल रहा है? मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। कहीं सीधा सीधा एनसीपी और कांग्रेस को किनारे लगाना तो मकसद नहीं था इसके पीछे, क्योंकि शिवसेना तो अभी भी वहीं की वहीं है। देखिए, जो कयास आपके हैं वही कयास हम लोग के मुंबई के दौरान भी थे कि कहीं ऐसा मकसद तो नहीं था कि अब धीरे धीरे कांग्रेस और एनसीपी को किनारे लगा दो, क्योंकि 2.5 साल तो बीत चुका है और बाकी 2.5 साल की सत्ता में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और फिर क्योंकि जो जनता का रुझान था, जनता ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको बहुमत दिया था, वो बहुमत मिला था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को, ना कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना को। और उसके बाद क्योंकि बेमेल खिचड़ी एक बनी, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तमाम विचारधाराएं एक मेल खाती हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस और शिवसेना की विचारधाराएं मेल नहीं खाती थी।
लेकिन उन सभी का समावेश करके शिवसेना ने सत्ता की डगर तो चली, लेकिन उस डगर को वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रही थी, क्योंकि तमाम ऐसी वजह थी जिसकी वजह से शिवसेना को अपने एजेंडे से बैक होना पड़ रहा था। तो ये तमाम ऐसे कारण थे और इस वजह से एक विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती चली गई। अब ये सवाल यहाँ पर ये है, क्या उद्धव को इस बारे में पूरी जानकारी थी? क्या उद्धव इस जानकारी से पूरी तरह से अवगत थे? और अगर नहीं अवगत थे तो वजह क्या थी? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी हो चुकी थी, अपने करीबी लोगों से दूरी हो चुकी थी? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो उनके बहुत करीबी बताए जाते थे, तमाम दीपक कलास्कर उनके करीबी बताए जाते थे, लेकिन इन सभी ने एकनाथ शिंदे का गुट चुन लिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही? तो अभी पूरी महाराष्ट्र की राजनीति एकदम खुली किताब की तरह नहीं हो पाई है। अभी भी उसमें कई पन्ने हैं जो दबे हुए हैं, जिनको निकाल के भी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आशिफ इकबाल भी जुड़े हुए हैं लगातार। एक बार फिर से आशिफ का रुख कर लेते हैं। आशिफ, जिस तरीके से अब अगर हम महाराष्ट्र की सियासत को समझें तो अब ये जो सियासत है दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही बल्कि बढ़ चुकी है पूरी तरह से। एक तो शिंदे गुट की शिवसेना, दूसरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो जो कार्यकर्ता है या फिर जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनके समर्थक है, ऐसे में ये दुविधा दूर कैसे होगी कि भाई कौन सी शिवसेना सही है, क्योंकि सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। देखिए निदा, अभी फिलहाल तो ये कह सकती हैं कि विधानसभा में शिंदे गुट को ये मान्यता मिल गई। शिंदे शिवसेना के नेता भी माने गए। देखिए साफ तौर पे है कि राजनीति में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, और खास तौर पे जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है केंद्र की, तब से ये बात और चरितार्थ किया है उन्होंने, क्योंकि वो लगातार ये बात मानते हैं कि सत्ता पे काबिज होने के लिए आपको तमाम तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, और उन्होंने वही किया। मध्य प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, कर्नाटक इसका एग्जाम्पल है, और उसके बाद महाराष्ट्र इसका बिग एग्जाम्पल है। और आपको मैं बता दूं कि अगली तैयारी झारखंड की भी है, क्योंकि झारखंड में भी चीजें कुछ ऐसे ही होने जा रही है कुछ चंद दिनों के अंदर, क्योंकि ये इंडिकेशन साफ तौर पे नजर आता है कि जिस झारखंड के अभी राष्ट्रपति के चुनाव को ही आप देख लीजिए कि वहां सरकार में शामिल होने के बावजूद हेमंत सोरेन एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। ठीक वही काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार ने किया था जब वो उस समय यूपीए के सरकार में शामिल थे, लेकिन उन्होंने एनडीए कैंडिडेट को समर्थन दिया था। उसी तर्ज पे, और फिर कुछ दिनों के बाद वो एनडीए में भी चले गए। ठीक वैसे ही हेमंत सोरेन ने भी अब इसकी पटकथा लिख दी है। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में साफ तौर पर ये तय हो गया कि शिंदे आज सरकार में काबिज हो गए, वो विश्वास मत जीत गए। 6 महीने तक उनको सरकार चलाने में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आने वाली है। अब वो बहुत जल्द कैबिनेट रिसफल करेंगे, कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे, रिसफल माफ कीजिएगा, एक्सपेंशन करेंगे। तमाम जिन लोगों को बड़े बड़े वादे किए गए हैं उनको लाया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन देखिए साफ तौर पे है कि जब आपकी उम्मीदें बहुत तूफान लेने लगे तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई एक्सपेक्टेशन बदल जाए तो बहुत सारी चीज़ें उम्मीदों पर कायम हो जाती है दूसरे लोग के लिए। शरद पवार ने ये बयान ऐसे ही नहीं दे दिया कि ये सरकार 6 महीना नहीं चलेगी, क्योंकि शरद पवार, निदा आपको आवाज मिल रही है? जी आशिफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज में कोई दिक्कत? हाँ नहीं आशिफ, मैं आपको सुन पा रही हूँ अच्छे से, और आप जितनी अहम जानकारी साझा करें वो भी तमाम हमारे दर्शक जो हैं वो सुन पा रहे हैं। चलिए, शायद हो सकता है कि किसी टेक्निकल की वजह से आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही हो। मैं चाहूंगी पीसीआर से कि एक बार जरा चेक करें कि आशिफ इकबाल के साथ क्या दिक्कत आ रही है। हम पीयूष के पास चले जाते हैं तब तक। पीयूष, जिस तरीके से आशिफ यहाँ पर बहुत गहरी बात कह रहे हैं और इस बात के बहुत ज्यादा मायने हैं कि शरद पवार, उनको कहा जाता है कि बहुत अच्छे रणनीतिकार के तौर पर उन्हें देखा जाता है, वो साफ साफ कह चुके हैं अभी से कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। किस बात की डर की वजह से वो कह रहे हैं, या फिर उन्हें कोई चीज ऐसी दिख रही है? क्योंकि जब 2.5 साल तक आप किसी के साथ रहकर उससे दगा कर सकते हो तो फिर 6 महीने में किसका क्या भरोसा? बिल्कुल बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी को खुद का डर भी है, क्योंकि जिस अजीत पवार को अभी नेता में विपक्ष चुना गया है महाराष्ट्र की सदन में, वही अजीत पवार हैं 2019 में, आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 7 बजे जाकर राजभवन में शपथ ले लेते हैं। और ऐसे में साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल में अगर शिवसेना को 2 हिस्सों में तोड़ रखा है तो कहीं ऐसा ना हो उसका अगला मोहरा एनसीपी हो। और क्योंकि अजीत पवार भी सत्ता के लिए उतनी
उतनी ही तेजी से आगे बढ़े थे जितनी तेजी से एकनाथ शिंदे बढ़े। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक पहुंचे टूट के, वो उनके साथ अंत तक रह गए और फ्लोर पर उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ उनके साथ हैं। लेकिन वहीं अजीत पवार के साथ जो लोग थे वो आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। तो अजीत पवार के पास आती हुई सत्ता फिर चली गई। हालांकि अजीत पवार 2.5 साल में सत्ता में रहे, गृह मंत्री रहे, खूब मलाई सत्ता की उसका स्वाद लिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस सत्ता की ओर जाने के लिए अजीत पवार एक गुट को और तोड़ दें। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि अब उनको साफ लग रहा है कि जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति अब महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें एनसीपी को अपना कुनबा बचाना सबसे जरूरी है। और इसीलिए शरद पवार के तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष और आशिफ इकबाल, आप लोगों ने हम लोगों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की और तमाम इस सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को गहराई से हमें समझाया, दर्शकों को समझाया कि आगे क्या हो सकता है या अभी जो मौजूदा हालात है वो सियासी समीकरण के लिहाज से क्या कुछ करना है। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और रुक करते अगली बड़ी खबर का। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। बता दें कि 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। मानसून सत्र में 5 प्रस्ताव ला सकती है केजरीवाल सरकार, यह अहम जानकारी मिली है। दुर्गेश पाठक जो है वो विधायक पद की शपथ लेंगे इस दौरान। तो 2 दिवसीय होगा सत्र में 5 प्रस्ताव लाने की बात अभी तक सामने आ रही है कि केजरीवाल सरकार जो है वो इस सत्र में 5 प्रस्ताव ला सकती है। दुर्गेश पाठक जो है विधायक पद की इस दौरान शपथ भी लेंगे। तो बड़ी खबर, आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, आज से शुरुआत होने जा रही है विधानसभा सत्र की, और क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, आज दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हो गई और 11 बजे जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई उस दौरान राजेंद्र नगर से नए विधायक बने दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के अंदर विधायक पद की शपथ ली और उसके बाद जो तमाम विधायकों और मंत्रियों के जो वेतन से जुड़ा हुआ विधेयक है उसको अब सदन पर रख दिया गया, यानी कि टेबल पर रख दिया गया। उस पर अब चर्चा की जा रही है एक तरफ, क्योंकि 5 जो विधेयक हैं वो लाए गए हैं जिसमें सभी विधायकों की सैलरी से जुड़ा मुद्दा है। दूसरा, जितने भी दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं उनसे जुड़ा विधेयक है जिनकी सैलरी बढ़नी है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो विधायक हैं उनकी सैलरी पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी है। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद आज 5 विधेयकों को पटल पर रखा गया। अब इस पर चर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर और कुछ ही देर के बाद 5 विधेयकों को प्रस्ताव जो है उसको पास किया जाएगा, जिसके बाद जो दिल्ली के अंदर विधायकों की सैलरी है जो मौजूदा समय में तकरीबन 54,000 के करीब है, इस प्रस्ताव के पास होने के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी तकरीबन 90,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है रमेश, चले इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसून सत्र का आगाज जो है वो हो चुका है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र में 5 प्रस्ताव लाई है केजरीवाल सरकार और दुर्गेश पाठक ने इस दौरान विधायक पद की शपथ भी ले ली है। तो अहम खबर इस वक्त की, आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसका आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और 2 दिवसीय होगा ये दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। आगे आपको अहम जानकारी हम ये दे दें कि इस सत्र में 5 प्रस्ताव ऐसे हैं जो केजरीवाल सरकार जो है वो लेकर आएगी और साथ ही साथ दुर्गेश पाठक ने विधायक पद की शपथ भी ले ली है। और हमारे संवाददाता नबीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अहम जानकारी तमाम इस खबर से जुड़ी हुई साझा कर रहे थे। तो 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसका आगाज हो चुका है और साथ ही साथ सत्र में 5 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें केजरीवाल सरकार जो है वो ला सकती है इन प्रस्तावों को। और सबसे बड़ी बात है इस प्रस्ताव में, जो मेन बात है इन 5 प्रस्तावों में, वो ये कि विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात जो लगातार हो रही थी। हालांकि विधायकों की सैलरी को लेकर केजरीवाल सरकार कई बार घिर भी चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा कहा था कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट न वो खुद लेंगे न अपने किसी विधायकों को लेने देंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले विचार विमर्श सैलरी को लेकर हो रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं दूसरी अहम खबर का। बता दें कि संभल से यह अहम खबर है। संभल में दूसरे समुदाय के होटल मालिक ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि होटल संचालक पर हिंदुओं की भावना भड़काने का आरोप लगा है। बता दें कि होटल संचालक हिंदू देवी देवताओं के अखबार में मांस बेचते हुए पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो माहौल खराब करने की कोशिश बताया जा रहा है, क्योंकि दरअसल ये जो है वो मीट की शॉप है। संभल से यह अहम खबर सामने आई है, लेकिन इस शॉप पर जो मीट ग्राहक लेने आते हैं और जब उन ग्राहकों को मीट दिया जाता है तो जो पोस्टर वहां पर रखे हैं उस पर भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं। उन पोस्टर्स में, उन पेपर्स में मीट को लपेट करके ग्राहकों को सौंपा जाता है। तो हिंदू समुदाय की भावना भड़काने का आरोप जो है इस शॉप मालिक पर लगा है, होटल संचालक पर यह आरोप लगा है और गिरफ्तार करने की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।